चलिए बच्चों, तो हमारी मैराथन सीरीज का जो अगला एक्ट है लॉ में वो है एलएलपी एक्ट 2008। छोटा सा है, 2008 में आया, लेकिन एप्लीकेबल जो है ये 2009 से हुआ है। राइट। और 31 मार्च 2009 से, और उसके बाद 1 अप्रैल 2009 से इसके रूल्स भी एप्लीकेबल हो गए। नीचे बहुत सारी कमिटीज के नाम दे रखे हैं, आपके काम का नहीं है कुछ भी, कोई सवाल नहीं पूछता। फीचर्स क्या है एलएलपी के, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। फीचर्स क्या है एलएलपी के, यानी एलएलपी जो बनाई जाती है, एलएलपी जो बनाई गई है, उसको बनाने के पीछे रीजन क्या है। आप कहेंगे सर फीचर्स और रीजन में क्या सिमिलैरिटी है। अरे जब फीचर्स हैं वो इसीलिए तो होते हैं ना कि कोई ना कोई रीजन रहा होगा, तभी तो आपको बनाने की जरूरत लगी, वरना आपको बनाने की जरूरत क्या थी। तो लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलएलपी। इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, जैसे कि कंपनी में होता है। परपेचुअल सक्सेशन है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स गवर्न बाय एलएलपी एग्रीमेंट, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, यहाँ एलएलपी एग्रीमेंट होता है। एटलीस्ट टू पार्टनर्स होंगे इन चले, एटलीस्ट टू इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एलएलपी के अंदर सिर्फ आपको इंडिविजुअल ही रखने हैं, आप किसी को भी रख सकते हैं, इंडिविजुअल को, नॉन इंडिविजुअल को। लेकिन 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 एलएलपी में जो पार्टनर्स होंगे वो मिनिमम दो होने चाहिए, और दो इंडिविजुअल होने चाहिए। यदि दो पार्टनर है, दोनों इंडिविजुअल है, वेल एंड गुड। दो से ज्यादा है तो कोशिश करनी है, कोशिश क्या करनी है, मतलब इंश्योर करना है कि दो से ज्यादा अगर पार्टनर है तो कम से कम दो इंडिविजुअल हो, क्योंकि हमें दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। डेजिग्नेटेड का मतलब होता है कि जो फर्म के जो एलएलपी का बिजनेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उस एलएलपी के बिहाफ पर जहां पे भी साइन करने हैं डॉक्यूमेंट्स वो करेंगे। अब साइन तो यार कोई इंडिविजुअल ही कर सकता है ना, इसीलिए हमको दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, और डेजिग्नेटेड पार्टनर का इंडिविजुअल होना जरूरी। हमें दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए ही चाहिए, और डेजिग्नेटेड पार्टनर का इंडिविजुअल होना जरूरी है, ये तय है। तो ऐसे केस में हम लोगों को फर्म में कम से कम दो पार्टनर चाहिए, और जो दो पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअल हो। दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं, नॉन इंडिविजुअल भी होंगे चलेंगे, बट दो इंडिविजुअल, क्योंकि दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। शैल मेंटेन एनुअल अकाउंट्स रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ पावर टू इन्वेस्टिगेट अफेयर्स ऑफ एलएलपी। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नॉट एप्लीकेबल। हाँ, तो लाजमी सी बात है, जब एलएलपी एक्ट लग रहा है तो पार्टनरशिप एक्ट क्यों लगेगा। एलएलपी और पार्टनरशिप में अगर हम डिफरेंस देखें तो एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यहाँ पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, यहाँ अनलिमिटेड है। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर वुड नॉट डिसॉल्व द एलएलपी। एलएलपी में किसी पार्टनर की डेथ से या किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट से फर्म बंद नहीं होती, लेकिन क्योंकि एलएलपी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है, बट अगर फर्म है तो फर्म में पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी से फर्म बंद हो सकती है, और अगर सारे पार्टनर की होगी तो बंद होगी होगी। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज इन द नेम ऑफ द फर्म एंड नॉट इन द नेम ऑफ पार्टनर्स। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज इन द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल। एलएलपी का चूंकि सेपरेट एग्जिस्टेंस है, तो एलएलपी में जो भी प्रॉपर्टी है वो फर्म के एलएलपी के नाम से होगी, फर्म में ऐसा नहीं होता। एलएलपी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, यहाँ मैंडेटरी नहीं है। नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी अनलिमिटेड, लेकिन नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी 50। फॉर्म में 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं होंगे, एलएलपी में कितने भी हो सकते हैं। इसके ऊपर एलएलपी एक्ट लगता है, इसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट लगता है। बड़े छोटे से कॉमन से डिफरेंसेस हैं। एंड एज फार एज द डिफरेंस बिटवीन द एलएलपी एंड कंपनीज कंसर्न, तो एलएलपी इज एन एग्रीमेंट इज प्रिपेयर्ड, यहाँ पे एओए बनता है। नो मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स है, साल में 4 मीटिंग कराना जरूरी है अंडर सेक्शन 173। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन ऑन कैश और अक्रूवल बेसिस, लेकिन कंपनी में अक्रूवल बेसिस अंडर सेक्शन 128। एलएलपी इज नॉट कंपल्सरी इफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड डज नॉट एक्सीड 25 lakhs और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 lakhs। यदि एलएलपी का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है, एंड उसका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो भी 25 लाख से ज्यादा नहीं है, तो एलएलपी को ऑडिट नहीं कराना, बट कंपनी की ऑडिट कंपलसरी है अंडर सेक्शन 139। पार्टनर्स के प्रोविजन को, रेम्युनरेशन को लेकर कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट में है अंडर सेक्शन 197। एलएलपी कंटेन्स नो रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग। आप बोरिंग्स को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितनी बोरिंग करें, लेकिन कंपनी में है रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग्स। अगर वहां पर आप बोरिंग करते हैं तो सेक्शन 179 एंड सेक्शन 170, 179 तो है विच इज अ जनरल सेक्शन, इसके अलावा 186 भी है, वो एप्लीकेबल होगी, 180 भी एप्लीकेबल होता है। उसके बाद देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। इजी इनकॉर्पोरेशन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स की परपेचुअल सक्सेशन, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज नॉट कंपलसरी। ये इसमें अप टू अ लिमिट, ये जरा हम लिखेंगे अप टू लिमिट।
लिमिट की बात तो कराना पड़ेगा। लेस कंप्लायंसेस एंड फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट। डिसएडवांटेजेस, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, एलएलपी कैपिटल मार्केट में यानी शेयर इशू वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो प्रोहिबिटेड है। पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो हो जाता है तो लोगों को सबको पता चल जाता है, क्योंकि आरओसी में फाइलिंग होती है, एलएलपी को बहुत सारी फाइलिंग करनी होती है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। मोर पेनल्टीज, एग्जिट ऑप्शंस आर नॉट इजी फॉर द पार्टनर्स एंड नो ईसीबी। ईसीबी मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स करना उतना आसान नहीं होता। Liability of the partners. An LLP is not bound by anything done a partner in a dealing with particular person if the partner in fact has no authority to act for the LLP, or the person knows that he has no authority, does not know to believe to be a partner. यदि कोई भी पार्टनर फर्म का कुछ भी कर आ गया और वो अपनी अथॉरिटी से बाहर कर रहा है, यानी जो अथॉरिटी उसको एलएलपी से मिली, जो काम करने की परमिशन उसको एलएलपी से मिली थी, उससे ज्यादा अब देखो यहां समझना पड़ेगा, एलएलपी से जो आपको परमिशन मिला था, राइट, अथॉरिटी मिली थी पार्टनर को कि भैया ये काम करोगे, उसके बियॉन्ड जाकर करोगे, और उसमें भी जो थर्ड पार्टी उसको पता भी है ये बात कि भैया ये वाला पार्टनर तो ये काम करने के लिए ऑथराइज्ड ही नहीं है, तो फिर उस पार्टनर के करे हुए उस काम के लिए एलएलपी जिम्मेदार नहीं है, वो पार्टनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहेगा। द एलएलपी इज लायबल इफ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, राइट, बट विद इट इन अथॉरिटी। अगर कोई पार्टनर, एलएलपी का कोई भी पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंदर अंदर रहते हुए, एलएलपी का कोई भी पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए कोई करता है काम और वो गलत भी कर आ गया, तो भी एलएलपी जिम्मेदार रहेगा, विद इन अथॉरिटी, अथॉरिटी के बाहर नहीं। And any obligation of LLP whether arising in contract or otherwise, it shall solely be obligation of LLP। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है पार्टनरशिप एलएलपी में, पार्टनर ने करा है, तो उसके लिए फर्म जिम्मेदार रहेगी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। चलिए, द लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी शैल बी met out of the property of LLP। ठीक है, कोई काम की बात नहीं। लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर का बड़ा रोल होता है एलएलपी के अंदर। एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का रोल इसीलिए होता है क्योंकि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उन्हीं को सारी अथॉरिटी होती है मेनली, तो क्योंकि देखिए इंडिविजुअल है, डॉक्यूमेंट वगैरह जहां पे भी साइन करना है दे विल बी लायबल। द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इज रिस्पांसिबल फॉर डूइंग ऑल द एक्ट्स, द मैटर्स एंड थिंग्स एज रिक्वायर्ड टू बी डन। हाँ, तो उन्हीं की जिम्मेदारी है। एलएलपी में मेजरली जिम्मेदारी जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है उनकी है। Unless expressly provided otherwise in this act, a designated partner shall be responsible for doing all the acts, matters and things as are required to be done by LLP in respect of compliance of the provisions of this act, including filing of document, return statement। सब चीजों की जिम्मेदारी उस designated partner की रहेगी, रिटर्न वगैरह जमा कराने की, डॉक्यूमेंट जमा कराने की, स्टेटमेंट जमा कराने की, जो भी कंप्लायंसेस करने हैं। ठीक है, मेजर ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर देखो क्या है। नोटिफाई एनी चेंजेस इन एलएलपी टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अगर किसी भी तरीके से एलएलपी में कोई भी चेंज होता है तो इसकी जानकारी वो जो पार्टनर है वो किसको देगा, वो एलएलपी रजिस्ट्रार को देगा। नोटिफाई एनी चेंजेस इन द पार्टनर नेम्स, रेजिडेंशियल एड्रेस टू रजिस्ट्रार। Notify any changes in registered office address to registrar of companies. Filing of any annual return, statement of accounts and other documents. Statement of accounts solvency to be signed by the designated partner. Statement of accounts हम आपको बताएंगे आगे। To preserve and to produce before an inspector or any person authorized by him in this behalf, with the previous approval of central government, all books and papers relating to LLP as the case may be which are in custody or power। कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है एलएलपी का, डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं तो वो अवेलेबल कराना। हाँ, इंस्पेक्टर जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, तो उसको बुक्स एंड पेपर्स अवेलेबल कराना। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग ऑल द ई फॉर्म्स। अगर कोई भी ई फॉर्म साइन होता है तो वो सब भी साइन करने की जिम्मेदारी डेजिग्नेटेड पार्टनर की रहेगी। एनी वैकेंसी अराइजिंग इन द ऑफिस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी फिल्ड इन 30 days एंड चेंजेस शैल बी इंटीमेटेड। क्या है ना जी, देखो एलएलपी में और कंपनी में एक बड़ी समस्या है, पत्ता भी हिलता है ना तो उसकी जानकारी भी हमें आरओसी को देनी पड़ती है। तो अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो रिटायर होता है या उसकी कैजुअल वैकेंसी आती है तो आपको उसकी सूचना आरओसी को देनी पड़ेगी, और उसकी जगह जिस बंदे को लाओगे उसकी भी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। अब चूंकि एलएलपी तो फेमस है इस बात के लिए कि उसके पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो ऐसे केस में अगर पार्टनर्स की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती है तो वो कौन से केस है? In order to check the misuse of corporate bill of LLP by LLP, the purpose of defrauding the creditors or any other person for any fraudulent purpose, the liability of LLP and partners who acted with intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited।
यदि आपने अपने क्रेडिटर्स को धोखा देने के उद्देश्य से, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने के उद्देश्य से, राइट, आपने कोई क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने के इंटेंशन के साथ आपने कुछ भी करा, राइट, और कोई भी डेब्ट वगैरह के अगेंस्ट में, then in such acts carried out by partner, LLP is liable to same extent as partner unless it is established by LLP that such act was without the knowledge of authority of LLP. वो अगर पार्टनर जो कर कर आया, जो भी कर कर आया वो ठीक है, अगर क्रेडिटर्स को धोखा देने के उद्देश्य से था, अलग तो था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वो पार्टनर ने करा है, तो एलएलपी की लायबिलिटी भी उतनी रहेगी जितनी की उस पार्टनर की है। बस ये प्रूव अगर हो जाता है कि वो पार्टनर ने जो भी करा वो एलएलपी की जानकारी में नहीं, तो एलएलपी लायबल नहीं रहेगी। तो फिर बाकी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, वो पार्टनर पर्सनली लायबल रहेगा। When the business of the LLP is carried out for the fraudulent purpose, every person who was knowingly being a party to the carrying on business shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and with a fine which shall not be less than 50,000 rupees। यदि आपने फर्म को, एलएलपी को चलाया ही फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए है, तो जो जो लोग भी इसमें शामिल है ना भैया, 2 साल तक की जेल और कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना, जो कि 5 लाख तक हो सकता है। Moreover, the LLP or any such partner or designated partner or employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by reason of, और अगर किसी को लॉस हुआ तो भैया ये जो पेनल्टी आपके ऊपर लगी है, इसके अलावा अलग से भी तैयार रहना उनका जो नुकसान हुआ है उसे चुकाने के लिए। However, the LLP shall not be liable if such act or designated partner or employee has acted fraudulently without, ये मैं ऊपर भी बोल चुका हूँ, कोई भी चीज अगर आपने पार्टनर्स एलएलपी की नॉलेज के बिना करा, तो ऐसे केसेस में एलएलपी के बाकी पार्टनर्स या एलएलपी लायबल नहीं रहेगी। नाउ प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, किस तरीके से एलएलपी को बनाया जाता है। सबसे पहले नेम रिजर्वेशन। तो एलएलपी का नेम रिजर्वेशन कराने के लिए, क्योंकि पहला स्टेप वही है, आपको नाम आरओसी कम, देखो नॉर्मल फॉर्म होती है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप कैसे भी कराओ, पर अगर फर्म है, एलएलपी है, तो उसमें प्रोसेस वैसा ही है जैसा कंपनी का है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नाम रिजर्व कराना पड़ेगा। नाम रिजर्व कराने के लिए क्या करना है, फाइल एन एप्लीकेशन अंडर एलएलपी रन फॉर्म फॉर ascertaining the availability and reservation of name. Name can be proposed in ई फॉर्म फिलिप। दो तरीके, पहले नाम करवा लो अपना आप सेव, या आप सीधा फिलिप फॉर्म भर दो, जो कि बेसिकली फर्म के एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए है। अवेलेबल होगा तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नाम पहले सेव नहीं कराना पड़ेगा। पहले सेव करा लोगे तो उससे फायदा ये होता है कि जब आपकी एलएलपी का रजिस्ट्रेशन होगा तो फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस कम है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के सबमिशन की बात करते हैं। आफ्टर रिजर्विंग अ नेम अंडर एलएलपी रन, application should be filed in e-form LL Philip for incorporating a new LLP. The form Philip contains the details of LLP proposed to be incorporated, partners, designated partners details, consent of the partner, designated partner to act as a partner। आपको सब बताना पड़ेगा। फिलिप फॉर्म होता है, है ना, फाइल किया जाता है फॉर्म फिलिप, राइट, फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। उसमें पूरी डिटेल देनी है, कौन कौन से हमारे पार्टनर्स हैं, उनकी डिटेल्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन कौन से होंगे, उनकी कंसेंट, डेजिग्नेटेड पार्टनर की कंसेंट कि वो पार्टनर बनने के लिए रेडी है, तो देना पड़ेगा ना। और ये फॉर्म वगैरह उसमें, और पार्टनर्स की डिटेल वो सब दो। अगर ये फॉर्म अप्रूवल हो जाता है तो आरओसी फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, where the registrar on examining the form Philip finds that it is necessary to call for further information or documents to defective or incomplete, he shall give intimation to applicant to remove the defects and resubmit the form within 15 days। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ है तो आरओसी आपको बोलेगा कि भैया फॉर्म दोबारा जमा कराओ ये करेक्शन सही करके 15 दिनों में। यदि रीसबमिशन पर आरओसी को सब कुछ सही लगा तो ठीक, अगर उसे डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट लगा, वो एक बार और आपको मौका देगा 15 दिन का डिफेक्ट्स को सही करने का। उसके बाद में नहीं मिलेगा, ये टोटल 30 डेज हो गया, उसके बाद भी अगर सही नहीं हुआ तो फिर अगली बार जब आप फॉर्म सबमिट करोगे ना और उसमें कोई गलती रहेगी, रिजेक्ट कर देगा, पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं आपको फॉर्म के साथ, कंसेंट ऑफ पार्टनर्स इन केस पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट। जैसा मैंने आपको कहा था, फर्म एलएलपी का पार्टनर जरूरी नहीं है कि कोई इंडिविजुअली, कोई भी बन सकता है। कोई अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह बन रहे हैं तो उनके बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी, प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिसेज ऑफ एलएलपी, सब्सक्राइबर शीट यानी कौन कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिटेल्स ऑफ एलएलपी और कंपनीज इन विच पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ डायरेक्टर ऑफ पार्टनर। जिन लोगों को आप अपनी फर्म में पार्टनर बना रहे हैं एलएलपी में, उसमें से जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे वो और कहां कहां किस कंपनी में डायरेक्टर है या पार्टनर है,
कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑब्टेन फ्रॉम एनी सेक्टोरल रेगुलेटर, ये जनरली कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अगर आप बिलोंग करते हो उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी एजेंसी उसका अप्रूवल। आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ इंडिविजुअल्स, लिस्ट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एलएलपी, इफ द नेम प्रपोज्ड इज लाइक टू रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, एनओसी, अगर कोई ट्रेडमार्क वगैरह यूज कर रहे हो नाम में खास तौर पे तो एलओसी लिया ले लिया। एनओसी ऑफ फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट फॉर यूसेज नेम अगर आप यूज कर रहे हो तो। जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एलएलपी बिना एलएलपी एग्रीमेंट के नहीं बनती, एलएलपी एग्रीमेंट से ही हम लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो एलएलपी एग्रीमेंट बनाना बहुत जरूरी है। तो एलएलपी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स बनेगा। एलएलपी एग्रीमेंट कैसे बनता है देखें। इट इज कंपल्सरी टू एग्जीक्यूट एलएलपी एग्रीमेंट विद 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार ने आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया, उसके बाद अगले 30 दिनों में आपको एलएलपी एग्रीमेंट बनाना है। ड्राफ्ट द एग्रीमेंट एंड प्रिंट इट ऑन अ स्टैम्प पेपर ऑफ द रिक्विजिट वैल्यू। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर डिपेंड्स ऑन द स्टेट। ये एलएलपी में देखो स्टैम्प पेपर स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, क्योंकि स्टैम्प अथॉरिटीज हर स्टेट की अलग अलग होती है और हर स्टेट के स्टैम्प वैल्यूज अलग अलग है। All the partners should sign the agreement at the bottom of the page. Two witnesses should sign the agreement at the end of the document. Each partner should be provided a copy of agreement. क्या क्या क्लॉजेस कंपल्सरली हम लोग एग्रीमेंट में डालते हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड जो भी आपने यूज करी है, डिटेल्स ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, नेम ऑफ एलएलपी एंड चेंजेस टू द नेम ऑफ एलएलपी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी, डिटेल्स ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर के एडमिशन के रूल्स क्या है, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन एंड एक्सपल्शन, रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट टू बी पेड, डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग ईयर, मीटिंग्स कितनी होंगी साल में, इंडेमिनिटी क्लॉज, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड टेन्योर ऑफ एलएलपी। घबराओ मत, कोई सवाल नहीं पूछने वाला, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑल्ट्रेशन इन द एलएलपी एग्रीमेंट, हाउ वी कैन मेक ऑल्ट्रेशन इन एलएलपी एग्रीमेंट, कैसे आपको ऑल्ट्रेशन करना है। एलएलपी एग्रीमेंट कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन अप्रूविंग द रिवीजन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। सबसे पहले तो एक रेजोल्यूशन पास करना है, उसके बाद में एलएलपी एक फॉर्म नंबर 3 जमा कराएगी आरओसी के पास में 30 दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास करा। इसके साथ में एक तो ओरिजिनल एलएलपी एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट जो है वो, और कोई और अटैचमेंट है तो। इफ चेंज इन एलएलपी एग्रीमेंट इज ड्यू टू द चेंज इन पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो फॉर्म नंबर 4 है, कई नया पार्टनर ऐड हो गया, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, तो फॉर्म नंबर 4 आपको जमा कराना है। उसके साथ क्या जाएगा, कंसेंट ऑफ द पार्टनर टू बी अपॉइंटेड, क्योंकि कोई नया पार्टनर आया तो उसकी कंसेंट, कोई पार्टनर छोड़ के गया तो उसके जाने का एविडेंस। एंड द पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ कंपनी, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, कोई जो पार्टनर आया या छोड़कर गया वो कंपनी है तो उसके बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी। प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ एलएलपी बहुत आसान है, नाम कैसे चेंज करना है, जैसा हमने कहा ना कि यहाँ सारा काम आरओसी से ही होता है। डॉक्यूमेंट क्या लगाने, आपको रजिस्टर को एप्लीकेशन लगानी है। डॉक्यूमेंट क्या जाएंगे, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी एग्रीमेंट क्योंकि उसमें पुराना एड्रेस हो, ट्रेडमार्क डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो। आफ्टर गेटिंग रिजर्वेशन ऑफ न्यू नेम, एलएलपी शैल फाइल फॉर्म नंबर 5 विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज गिविंग नोटिस ऑफ द चेंजेस इन नेम ऑफ एलएलपी। जैसे एलएलपी के नाम का रिजर्वेशन हो गया तो फॉर्म नंबर 5 आपको जमा कराना है रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज, जिसमें आप ये नोटिस दोगे कि भैया हम अपनी फर्म का जो है नाम चेंज कर रहे हैं। जनरली नाम को चेंज करता नहीं, बट फिर भी रजिस्ट्रार भी क्या करेगा, एप्लीकेशन को देखेगा और दो ही बातें होंगी, या तो अप्रूव करेगा तो डिनाई, जनरली अप्रूव ही कर देता है, और अगर अप्रूव कर दिया तो नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। उस दिन से आपकी एलएलपी का नाम नया वाला इफेक्टिव होगा। वंस द पार्टनर गेट्स अ नेम चेंज सर्टिफिकेट सप्लीमेंट्री, अब चूंकि प्रॉब्लम ये है कि सबके पास ओल्ड एग्रीमेंट है, अब हम किस किस को नया एग्रीमेंट, तो आप एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बना दो, वो दे दो। और चूंकि ओल्ड एग्रीमेंट की कॉपी पहले से कई बार होता है प्री प्रिंट करा के रखी हुई होती है 15-20 को देने के लिए ना, तो उसके साथ वो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट लगा देना जिसमें आपने फॉर्म का नाम चेंज कर, नहीं छपी हुई तो नहीं छपाई लेंगे। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस है तो कहने को बहुत सारे लेकिन है बड़े आसान। चेंजेस ऑफ द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विद इन सेम सिटी टाउन और प्लेस, कुछ भी नहीं करना, सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेना, ई फॉर्म 15 जमा कराना 30 दिनों के अंदर अंदर, जब आपने पार्टनर्स का रिजोल्यूशन वो पास करा होगा ना इसमें कंसेंट ली। अगर आपका एलएलपी एक सिटी से अनदर सिटी जा रहा है बट विद इन द सेम स्टेट, और क्योंकि आरओसी स्टेट वाइज होता है, जुरिसडिक्शन चेंज जनरली आरओसी स्टेट वाइज होता है और हर स्टेट का एक ही आरओसी होता है, तो यदि आप एक सिटी से निकलकर दूसरी सिटी में जा रहे हो और आरओसी का सेम ही है, अलग अलग नहीं है, तो ऊपर वाला प्रोसेस सेम है, वही सारे पार्टनर का कंसेंट फॉर्म नंबर 15 में आपको भरना है 30 दिनों के अंदर। यदि आप सेम स्टेट में ही हो, मतलब सिटी चेंज हो रही है लेकिन आरओसी का जुरिसडिक्शन, क्योंकि बड़ी बड़ी स्टेट्स होती है ना, वहां पे 2-3 आरओसी होते हैं, जैसे राजस्थान में तो एक ही है, महाराष्ट्र में 2 या 3 आरओसी है। अब उसमें क्या ना, आप महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में चेंज कर रहे हो विद इन द सेम स्टेट, सिटी अलग अलग है
लेकिन आरओसी भी चेंज हो गया, तो फिर उस केस में भी कुछ नहीं करना, सेम ही फॉर्म में कुछ नहीं करना है। तीनों में देखेंगे तो आप सेम है, यानी विद इन सेम सिटी चेंज करो, अदर स्टेट में अदर सिटी में जाओ बट विद इन द सेम स्टेट और आरओसी भी सेम। अदर सिटी में जा रहे हो विद इन सेम स्टेट, आरओसी अलग तो भी सेम। बट अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो पास रेजोल्यूशन ये तो करना ही है। एक जनरल नोटिस आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा, एक इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज, और बाकी तो वो सेम है। फॉर्म नंबर 15 आपको फाइल करना है 30 दिनों के अंदर अंदर। कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन एज पर एलएलपी एग्रीमेंट। अब पार्टनर में कॉन्ट्रीब्यूट कोई भी, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में करते थे ना, टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी लेकर आ गए, मूवेबल इम्बल प्रॉपर्टी लेकर आ गए, अदर बेनिफिट्स सच एज मनी, प्रॉमिसरी नोट्स और एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन, कैश, प्रॉपर्टी, वो कुछ भी दे सकते हो। The money value of contribution of each partner shall be accounted for and disclosed in the accounts of LLP. The same shall be valued by a practicing chartered accountant or practicing cost accountant. और कोई वैल्यूअर है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैनल बना रहा है उससे वैल्यू करवा लेते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट द रियल वैल्यू। कुछ काम का नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सवाल नहीं पूछता। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है विच इज एनुअल कंप्लायंसेस। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है एलएलपी के अंदर। एनुअल कंप्लायंसेस आपको कौन कौन से करने हैं, चलिए तो देखिए। फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दो तरह की रिटर्न फाइल होती है, एक तो फॉर्म नंबर 11 और एक फॉर्म नंबर 8। याद रहे सीक्वेंस के हिसाब से पहले फॉर्म 11 जाता है फिर फॉर्म 8 जाता है, यानी फॉर्म 11 को जमा कराने की जो टाइम है वो जल्दी है, फॉर्म 8 को जमा कराने का टाइम बाद का है। तो फॉर्म 11 जमा होता है 60 दिनों में, ईयर खत्म होने के बाद में, यानी मोटा मोटी 30 मई तक। और फॉर्म 8 जमा होता है साल खत्म होने के बाद, 6 महीने खत्म हो जाने के बाद भी 30 दिनों में, यानी विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर। तो मोटा मोटी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 6 महीने मतलब 30 सितंबर, उसके बाद 30 दिनों में मतलब 30 अक्टूबर तक। तो मोटा मोटी फॉर्म नंबर 11 जाएगा 30 मई तक, फॉर्म नंबर 8 जाएगा 30 अक्टूबर तक। पहले है एनुअल रिटर्न जो फॉर्म नंबर 8 में जाती है, फॉर्म नंबर 11 में। एनुअल रिटर्न जाएगी फॉर्म नंबर 11 में, जो जानी है 60 दिनों के अंदर अंदर, राइट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 100 रुपए पर डे की आपकी इसमें पेनल्टी है अगर जमा नहीं कराते हैं तो। बेसिकली इसमें जाता है समरी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एलएलपी। इसमें कोई भी एनुअल अकाउंट्स रिटर्न की डिटेल, सिंपल मैनेजमेंट और उसके जो भी एक्टिविटीज है उनकी डिटेल। In case annual turnover of LLP crosses 5 crores or the capital contribution from partner exceeds rupees 50 lakhs, the annual return should be accompanied by a certificate from practicing company secretary PCC, मतलब company secretary, practicing company secretary। तो अगर एलएलपी का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है या पार्टनर्स की कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ऊपर है तो फिर ये देना जरूरी है। फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसा हमने कहा 30 दिन, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है जो जाएगा फॉर्म नंबर 8 में, और ये जाएगा बिफोर 30 अक्टूबर। इसका वैसे प्रोविजन जो है ना वो इस तरीके से, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 100 रुपए पर डे की पेनल्टी है, राइट। ऑडिट की बात करें, जैसे ऊपर भी पढ़ाया था, अगर टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है या पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा है तो सर्टिफाइड क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट से, प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना जरूरी है। टैक्स रिटर्न, जैसे इनकम टैक्स में आपने पढ़ा, अगर ऑडिट हो रही है तो 30 सितंबर तक, ऑडिट नहीं हो रही तो 31 जुलाई तक। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात करें तो चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, तो चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही ऑडिट कर सकता है। अपॉइंटमेंट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर और एलएलपी, एलएलपी की ऑडिट हर साल होती है, जैसे कंपनी में 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाता है, वैसा यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है, राइट। अपॉइंट कैसे करेंगे, अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विल अपॉइंट, नॉर्मल पार्टनर्स नहीं करते। कब अपॉइंट करेंगे, एट एनी टाइम फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिफोर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस साल में आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस साल तो ईयर के खत्म होने से पहले, जैसे आपने 2023-24 में इनकॉर्पोरेशन कराया तो 31 मार्च 2024 से पहले पहले अपॉइंट कर देना। अगले सालों से क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से 30 दिन पहले, यानी 23-24 में इनकॉर्पोरेशन हुआ तो 23-24 में तो 31 मार्च 2024 तक, लेकिन 24-25, 25-26 एंड सो ऑन उसमें अपॉइंट करना है ईयर के एंड होने से 30 दिन पहले। यानी अगर 24-25 है तो 1 मार्च 2025, 25-26 है तो 1 मार्च 2026, 26-27 है तो 1 मार्च 2027। कोई कैजुअल वैकेंसी अगर आती है तो इंक्लूडिंग इन केस ऑफ टर्नओवर ऑफ कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स द लिमिट्स, वो भी आप कौन भरेगा, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, राइट। अगर रिमूवल से, ये अलग अलग की जरूरत नहीं थी, बस इतना सा था, कैजुअल वैकेंसी अगर आती है फिल्ड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। If designated partners have failed to appoint the auditors, the partner may appoint an auditor. An auditor appointed shall hold office in accordance with terms of his appointment and continue to hold office till new auditors are appointed or they are reappointed.
जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है, अगर किसी वजह से ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं, कोई भी रीजन है, तो उस केस में जो बाकी पार्टनर्स है वो अपॉइंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो कब तक कंटिन्यू करेगा? ही विल कंटिन्यू जब तक कि नए ऑडिटर नहीं आ जाते या फिर वही ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो जाते। ऑडिटर के रिमूवल की बात करते हैं, रिमूवल कैसे होगा देखें। एलएलपी में रिमूव द ऑडिटर फ्रॉम द फर्म, बिल्कुल कर सकते हो, आपके पास अधिकार है, अगर एलएलपी एग्रीमेंट में इसको लेकर प्रोविजन है तो। एग्रीमेंट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर, कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। अगर एलएलपी में एग्रीमेंट में है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं है तो जो सारे पार्टनर्स है वो अपनी कंसेंट दे देंगे तो जा सकते हैं। Resignation. It provides that an auditor of LLP may resign his office by depositing a notice in writing to that effect at the LLP's registered office. If an auditor is not willing to be reappointed, he shall give a notice in writing to LLP not less than 14 days before the end of the time allowed for appointing new auditor. बहुत सिंपल है, अगर कोई भी ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है तो वो एक नोटिस कंपनी को दे दे, भैया मैं जाना चाहता हूँ। अगर कोई ऑडिटर का टेन्योर खत्म हो गया, बीच में नहीं छोड़ रहा है लेकिन टेन्योर खत्म हो गया कि मैं अब कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो जो भी नए ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का जो भी डेट है जिसमें अपॉइंट करना था, उसे 14 दिन पहले वो ये नोटिस दे दे। ठीक है, देखो 14 डेज बिफोर एंड ऑफ द टाइम अलाउड फॉर अपॉइंटिंग न्यू ऑडिटर, क्योंकि हम लोग तो उसको रीअपॉइंट करने का भी सोच सकते हैं। नया ऑडिटर आने वाला है तो जिस दिन नए ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का डेट है उससे 14 दिन पहले आप कंपनी को नोटिस दे दे, भैया दोबारा नहीं आना चाहता। बीच में नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, अपने आप ऊपर वाला केस होता है जहां बीच में छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ बीच में नहीं छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ तो मैं एंड में ही रहा हूं, लेकिन आपको नोटिस छोड़ दो एंड में, मतलब टेन्योर खत्म होने के बाद। द नोटिस इज नॉट इफेक्टिव अनलेस इट इज अकम्पेनिड बाय स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस कनेक्टेड विद द सीजिंग टू होल्ड ऑफिस। उसको एक स्टेटमेंट साथ में जरूर लगाना है जिसमें वो मेंशन करेगा कि भैया मैं क्यों छोड़ रहा हूँ ऑफिस। An order comes to an end as soon as the date of notice is deposited। जिस दिन नोटिस उसने दे दिया कंपनी को विद लेटर, यस ईयर आउट। अब आता है कन्वर्जन ऑफ एलएलपी विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पहले है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, फिर है कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी और उसका इफेक्ट, फिर बात करेंगे फॉरेन एलएलपी की, और लास्ट में हम बात करेंगे स्ट्राइकिंग ऑफ की, फर्म का स्ट्राइकिंग ऑफ कैसे होगा। देन हमारे पास में आएगा वाइंडिंग अप के प्रोविजंस की वाइंडिंग अप कैसे होता है। पहले कन्वर्जन देख लेते हैं फटाफट से। अगर किसी फर्म को एलएलपी में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है। जो पार्टनर्स ऑफ द फर्म है, they shall be bound by the provision of second schedule of LLP Act। बिल्कुल, तो पहले तो इस बात को ध्यान रखिए कि जो पार्टनर्स ऑफ फर्म है दे शुड बी रेडी, कि अभी अब उनको एलएलपी एक्ट का सेकंड शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। राइट, कब कर सकते हैं? ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म इसके लिए रेडी होने चाहिए। राइट, और जितने फर्म के पार्टनर है वो एलएलपी के पार्टनर बनेंगे, बाद में चाहे हटते रहना, पर एक तो ये वाला प्रोविजन। सेकेंड, if the partners of the LLP into which the firm is converted comprise all the partners। तो पहला, फर्म के जो पार्टनर्स है वो या जो फर्म है वो एलएलपी में कन्वर्ट होने के बाद सेकंड शेड्यूल के प्रोविजन फॉलो करने को रेडी है। सेकंड, जो एलएलपी के फर्म के जितने पार्टनर है वो एलएलपी के पार्टनर बनेंगे। हाँ, वो उनको छोड़ दो, एक्सेप्ट द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप नो अदर पर्सन विल नॉट। वो बाद में ले आना, एलएलपी में बंद होने कन्वर्ट होने के बाद ले आना, नया पार्टनर लेकर आओ, इनमें से हटाओ। एक बार तो जब कन्वर्ट होगा तब तो जो पार्टनर फर्म में है वही एलएलपी बनेंगे। अब अप्लाई करना है आरओसी को। एक फॉर्म नंबर 17 आपको जमा कराना है, जिसके साथ आपको फीस जमा करानी है। ठीक है, और कुछ डिटेल जैसे नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म, अगर फर्म रजिस्टर्ड थी, नहीं थी तो कोई बात नहीं। डेट ऑन विच फर्म वाज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर रजिस्टर्ड थी, तो नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट वही सेम, ये सब चीजें तभी देनी है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ खाली क्या लगा देना है, एक तो पार्टनरशिप डीड जो पहले वाला है, इसके अलावा एलएलपी एग्रीमेंट, और ऊपर जो भी आपने डॉक्यूमेंट पढ़े थे ना एलएलपी को रजिस्टर्ड कराने के, वो सब लगेंगे। ऑन रिसीप्ट ऑफ अबव सेड डॉक्यूमेंट्स, the registrar shall register the documents and issue a certificate of registration in form number 19 and determine stating that LLP is on from the date, बस उस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा, उस दिन से आपकी एलएलपी फर्म एलएलपी बन गई। Registrar may require the documents to be verified in such a manner as he consider fit। LLP shall within 15 days of the date of registration inform the concerned registrar of firm कि भैया अब हमने कन्वर्जन करा लिया, अब हम तुम्हारे नहीं रहे। यानी अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है तो उनको इन्फॉर्म कर दो कि भैया अभी हमारा खत्म, हमने एलएलपी में कन्वर्ट कर लिया। The registrar may refuse registration if is not allowed or satisfied if is not satisfied with the particulars।
सिंपल सी बात है। अगर रजिस्ट्रार को नहीं लगता कि आपके एलएलपी को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम, तो कर सकते हो आप एनसीएलटी में अपील लगा सकते हो। कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना है, स्टेप्स है। सबसे पहले कंपनी कंपनी कन्वर्ट हो रही है तो कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाएगी, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी, एंड किसी भी एक डायरेक्टर को ऑथराइज किया जाएगा जो कि सारे फॉर्म वगैरह पे साइन करेगा। ई फॉर्म 1 जमा कराना है आरओसी के पास में, राइट। ये जो अभी अभी आपने रेजोल्यूशन पास करा उसकी कॉपी के साथ, राइट, जो अभी अभी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा है वो। आरओसी से एक सर्टिफिकेट लेंगे, भैया तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं, वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एलएलपी एग्रीमेंट बनाओ। उसके बाद में ई फॉर्म नंबर 2 सबमिट करना है आरओसी के पास, जिसमें आप एलएलपी के नए जो एड्रेस होगा उसका एड्रेस प्रूफ, सब्सक्रिप्शन शीट, कौन कौन से लोग कितना कितना कैपिटल लेंगे, डिटेल्स ऑफ एलएलपी और कंपनी इन विच पार्टनर इज अ डायरेक्टर। अगर एलएलपी के जो पार्टनर अब बनेंगे, जो एलएलपी बनेगी उसके जो पार्टनर है वो अगर किसी और फर्म में पार्टनर है डायरेक्टर, उनकी डिटेल। फाइल ई फॉर्म 18 विद आरओसी अलोंग विद फॉलोइंग अटैचमेंट्स। शेयर होल्डर का ये आपको जमा कराना पड़ेगा, स्टेटमेंट शेयर होल्डर जो एलएलपी में कंपनी में थे पहले, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड सब्सक्राइबर्स स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ द ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अलोंग विद देयर कंसेंट, अप्रूवल ऑफ द गवर्निंग काउंसिल अगर कोई है तो, एनओसी फ्रॉम इनकम टैक्स या काउंसिल, मतलब जैसे कोई होता ना बीमा कंपनी है तो आईआरडीए है, बैंक है तो आरबीआई है, particular pending proceedings from any court or tribunal. After all the formalities and filing been complied with, applicants and approved by MCA, the ROC will issue certificate of, यहाँ से एमसी का अप्रूवल मिल गया, आरओसी नया सर्टिफिकेट दे देगा। ई फॉर्म 3 अलॉन्ग विद एलएलपी एग्रीमेंट आपको फाइल कर देना है, क्योंकि एलएलपी एग्रीमेंट हमने कहा था एलएलपी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद देना होता है। ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है, देयर शैल बी एलएलपी बाय द नेम स्पेसिफाइड। अब सी बात है, अगर आपकी एलएलपी बन गई है, चाहे फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हुई हो या कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हुई हो, तब तो एलएलपी बन गई ना। तो ऐसे केस में आज से एलएलपी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। ऑल टैंजिबल एंड इनटैंजिबल प्रॉपर्टी वेस्टेड इन कंपनी, ऑल एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस, लायबिलिटीज रिलेटिंग टू कंपनी एंड होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी शैल बी ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्ट इन एलएलपी। कंपनी के पास जो भी एसेट्स थी, जो भी लायबिलिटीज थी, या फर्म के पास कोई एसेट्स या लायबिलिटीज थी, वो सब अब किसकी हो जाएंगी, वो सब अब एलएलपी की हो जाएंगी। The partnership firm or private limited company unlisted public company shall deem to be dissolved। हाँ तो वो डिसॉल्व होगी ना, वो एक दोनों एक साथ थोड़ी रहेंगे। फॉरेन एलएलपी वाला प्रोविजन बहुत ज्यादा आपके काम का नहीं है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फॉरेन एलएलपी वाला। द एलएलपी मींस एलएलपी फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस। देखिए इंडिया से बाहर तो सैकड़ों एलएलपी है, सैकड़ों क्या करोड़ों है, उनमें से हम उस फॉरेन एलएलपी की इंडिया में बात नहीं क्यों करें। आप सोचिए आज पाकिस्तान में कोई एलएलपी, हम उसकी यहाँ बात क्यों करें। आज यूएसए में कोई एलएलपी हम यहाँ बात क्यों करेंगे। हमारे लिए इस कंट्री में फॉरेन एलएलपी का मतलब ये है कि जो एलएलपी इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन जिसका इंडिया में रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो हमारे लिए तो किसी भी एलएलपी को हम फॉरेन एलएलपी इंडिया में कब बोलेंगे, हमारे लिए तो वो एलएलपी इंडिया में फॉरेन एलएलपी तब है जब वो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस। सोचो कोई एलएलपी इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं, तो उसकी हम बात ही क्यों करेंगे, एलएलपी एक्ट में हम उसकी बात ही क्यों करेंगे, तो मतलब ही नहीं रह जाता। द फॉरेन एलएलपी शैल फाइल विद रजिस्ट्रार ई फॉर्म 27 विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिशिंग प्लेस ऑफ बिजनेस। जिस दिन उसने इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप करा उससे 30 दिनों के अंदर अंदर उसको एक ई फॉर्म 27 सबमिट करना है। द कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसके साथ क्या लगाना है, वो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा जो उस कंट्री का है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस, उस कंट्री में इनकॉर्पोरेशन हुआ उसका एड्रेस, फुल एड्रेस ऑफ द एलएलपी इन इंडिया व्हिच इज टू बी डीम्ड। इंडिया में भी आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो बनाया होगा ना, क्योंकि आप इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस बना, उसका डिटेल, list of the partners and designated partners and the name and address of the two or more partner persons resident in India authorized to accept on the behalf of LLP services of processes of any notices। एक तो वहां के जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनकी डिटेल तो आप दोगे, लेकिन इसके साथ में अगर इंडिया में भी तो दो ऐसे लोगों के नाम दो जो कि इंडिया के रेजिडेंट हो, जो यहाँ इंडिया में उस एलएलपी के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट्स लेने को तैयार हो। मतलब समझो ना आप, कोई तो ऐसा बंदा हो जिसको आज आरओसी को कोई डॉक्यूमेंट देना है, किसको देंगे, तो कोई ऐसा बंदा जो इंडिया का रेजिडेंट है जो एलएलपी के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट्स लेने को रेडी है, उसका नाम, ऐसे दो लोगों के नाम आपको देने पड़ेंगे, उसके बिना फॉरेन एलएलपी
मैं यहाँ फिर आपको याद दिला दूं, फॉरेन एलएलपी का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है। फॉरेन एलएलपी का मतलब है जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड और जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। यदि उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो उसे फॉरेन एलएलपी नहीं बोला जाएगा। ऑल्ट्रेशन इन डॉक्यूमेंट, यदि फॉरेन एलएलपी के इन डॉक्यूमेंट में से कोई भी चेंज होता है, देखो, इफ ऑल्ट्रेशन इज मेड और अकर an instrument constituting defining constitution of LLP incorporated outside India, आपकी कंट्री के बाहर में जहां पे वो रजिस्टर्ड है, तो वहां जो जैसे अपने इंडिया में एलएलपी एग्रीमेंट होता है वहां पे भी होता होगा। उस एलएलपी ओरिजिनल एलएलपी एग्रीमेंट जो आपकी कंट्री में बना है जहां पे आपकी फर्म इनकॉर्पोरेटेड है ना, उस डॉक्यूमेंट में कोई चेंज हुआ, या रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, उधर वाले एड्रेस में कोई चेंज हुआ है, इंडिया वाले एड्रेस में नहीं जहां रजिस्टर्ड है। पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर इफ एनी ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, अगर उन ये ऊपर के जो तीनों चेंजेस आप देख रहे हैं ये वही हुए हैं, यानी या तो आपके एलएलपी समझो उस एलएलपी एग्रीमेंट में कोई चेंज हुआ है, आपके रजिस्टर्ड प्रिंसिपल ऑफिस प्लेस पे कोई चेंज हुआ, या कोई एलएलपी इंडिया से बाहर जो रजिस्टर्ड है उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर पे चेंज हुआ, तो वो जो फॉरेन एलएलपी है उसको फॉर्म नंबर 28 में ये सब डिटेल देनी है ईयर खत्म होने के बाद 60 दिन। कोई जल्दी नहीं है क्योंकि इन इंफॉर्मेशन से इंडिया में तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। उस कंट्री के एलएलपी एग्रीमेंट में चेंज हुआ है मतलब वहां पे हमारा या वहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो हमने कहा जल्दीबाजी मत करो, पूरे साल भर में जितने भी चेंजेस हैं वो इकट्ठा कर लो और ईयर खत्म होने के बाद 60 दिनों में वो चेंजेस एक साथ सबमिट कर दें। लेकिन अब जो हम नीचे डॉक्यूमेंट बता रहे हैं ना, इनमें आप साल के एंड का वेट नहीं कर सकते तो हाथ क्या, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है। देखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेट, यदि उस एलएलपी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चेंज होता है, उस कंट्री में चेंज हो रहा है, लेकिन उसका सीधा इंपैक्ट यहाँ आएगा क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उस एलएलपी के एग्जिस्टेंस का सबूत है। नेम एंड एड्रेस ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट सर्विस, इंडिया में जिन दो लोगों के आपने नाम दिए थे ना उनमें चेंज हुआ, या इंडिया में जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, देखो ना, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इनमें चेंज हुआ, तो आपको फॉर्म नंबर 29 देना है रजिस्ट्रार को, वो भी 30 दिनों में फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। वहां था ईयर, क्योंकि ऊपर जो इंफॉर्मेशन में चेंज हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उससे इंडिया में आरओसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप जल्दीबाजी नहीं है, पूरे ईयर के खत्म होने के बाद एक साथ दे देना। लेकिन जो डॉक्यूमेंट से इधर फर्क पड़ रहा है उसमें तो इमीडिएटली करना पड़ेगा। तो जिस दिन भी डॉक्यूमेंट्स में चेंज हुआ उससे 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये आरओसी कंफर्म करना है। उसके बाद में स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ एलएलपी, अब एलएलपी का नाम कब हटाया जा सकता है और उसका वाइंडिंग अब कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में हमको बात करना है कि भैया कैसे स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ एलएलपी होगा। तो लेट्स सी कैसे होना है। चलिए, के बाद में स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ एलएलपी, स्ट्राइकिंग का मतलब है एलएलपी आरओसी के पास में एक रजिस्टर होता है जिसमें जब भी किसी एलएलपी को या कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, उसमें से नाम हटाने को बोलते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ। तो ROC can sue to remove the name of LLP in case LLP is not carrying on any business or operations for a period of 2 years or more and ROC is a reasonable cost to pay. लगातार 2 सालों से कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो तो ऐसे केस में आपकी फर्म का नाम हम हटा देंगे एलएलपी का, ठीक है। उसमें भी लेकिन आरओसी पहले देखता है, उसको लगता है देयर इज अ रीजनेबल रीजन कि भैया हटाना जरूरी है। तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले वो एक नोटिस सर्व करेगा टू द ऑल पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। नोटिस का रिप्लाई आपको 1 महीने में देना है, यानी पार्टनर्स को 1 महीने का टाइम है, वो रिप्लाई कर दें। उनके रिप्लाई को वो कंसिडर करेगा, उसके बाद अगर उसे लगता है नहीं हटाना ही है इनके रिप्लाई से मैं सेटिस्फाइड नहीं, नोटिस पब्लिश करेगा। उसके बाद नाम हटाएगा और उसके बाद नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब है खत्म कर देना, ठीक है जी। तो पहले वो बकायदा सारे पार्टनर्स को नोटिस देगा, 30 दिन तक वेट करेगा आपके रिप्लाई का, आपका जो रिप्लाई आएगा उसको कंसिडर करेगा और उन रिप्लाई को कंसिडर करने के बाद में वो नोटिस पब्लिश करेगा और उसके बाद जाके नाम हटाएगा। अब आता है स्ट्राइकिंग ऑफ बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन इन केस एलएलपी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, एन एलएलपी कैन मेक एन एप्लीकेशन। ऊपर तो था सो मोटो, वहां आरओसी 2 साल वेट कर रहा है, यहाँ 1 साल का है। अगर एलएलपी नहीं काम कर रही लगातार 1 साल तक, 1 ईयर तक कोई काम नहीं करा, तो वो एलएलपी जो है एप्लीकेशन लगाकर नाम हटवा सकती है। प्रोसीजर क्या है, all the pending filing including annual returns in form number 8 and form number 11 up to the end of the financial year in which LLP ceases to carry on business or commercial operation should be completed। सबसे पहली बात तो जब आप आरओसी को एप्लीकेशन लगाएं तो उससे पहले इंश्योर कर लें कि आपने फॉर्म नंबर 8 और 11 को फाइल करने में कोई गलती नहीं करी, वो आपने पूरा फाइल कर दिया है।
ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ ऑल द पार्टनर्स एट द मीटिंग ऑफ पार्टनर्स, आपने सारे पार्टनर्स का अप्रूवल ले लिया। एफिडेविट, all designated partners of LLP must execute an affidavit jointly or severally that LLP ceases to carry on its business, commercial operations, जो भी डेट, and also declare that LLP has no liabilities and indemnifying liabilities। सारे पार्टनर्स एक एफिडेविट बनाकर देंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर खास तौर पे, कि भैया हम लोग इस तारीख से अपनी एलएलपी का बिजनेस बंद कर रहे हैं और हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। नाम हटा देगा तो भी अगर कोई लायबिलिटी रह गई तो हम लायबल रहेंगे। उसके बाद फॉर्म नंबर 24 में आपको एक एप्लीकेशन लगा देनी है। एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ एलएलपी शैल बी इन फॉर्म नंबर 24। साथ में डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोजिंग नील एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट वो चेक करके बनाएगा, असेट्स लायबिलिटी जीरो होनी चाहिए। कॉपी ऑफ आईटीआर, एन एफिडेविट साइंड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो ऊपर आपने पढ़ा था ये वाला एफिडेविट। कॉपी ऑफ डिटेल एप्लीकेशन मेंशन फुल डिटेल्स ऑफ एलएलपी एंड कॉपी ऑफ अथॉरिटी टू मेक एप्लीकेशन। उसके बाद में नोटिस शैल बी पब्लिश ऑन एमसीए पोर्टल, वो इसलिए वो पूरे 1 महीने के लिए कि अगर भैया किसी का कोई लायबिलिटी वगैरह हो और वो अभी तक नहीं उसने दी हो एलएलपी को, और एलएलपी ने तो बोल दिया हमने सारे लायबिलिटी दे दी, तो वो आ जाए अभी भी। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ 1 मंथ, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्शन, द रजिस्ट्रार कैन प्रोसीड टू स्ट्राइक ऑफ द नेम। द नोटिस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ एलएलपी एंड इट्स डिसोल्यूशन शुड बी पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट। सरकार बकायदा ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी, उधर से आपको जो है एलएलपी का नाम हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। चलिए, इसके बाद में आता है वाइंडिंग अप ऑफ एनसीएलटी। वाइंडिंग अप कैसे करना है, तो देखिए, एन एप्लीकेशन फॉर टू द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी शैल बी फाइल्ड। एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास जाएगी, आरओसी के पास अधिकार नहीं है एलएलपी को वाइंड अप करने का अनलेस ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हो। कौन लगाएगा एप्लीकेशन? एलएलपी खुद लगा सकती है, उसके पार्टनर्स लगा सकते हैं, ठीक है। A petition filed by the LLP or any of its partners for winding up shall be admitted if it is accompanied by statement of affairs on the date of petition and resolution of 3/4 of the members of number of partners। देखिए, एलएलपी के पार्टनर्स लगा सकते हैं, एलएलपी लगा सकती है। एलएलपी अगर लगा रही है तो उस एप्लीकेशन के साथ 3/4 ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी उनका एक साइन करा हुआ एक वो हो स्टेटमेंट, तभी लगाएंगे। एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर वो भी लगा सकता है, आरओसी भी लगा सकता है, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है। रीजंस फॉर व्हिच एलएलपी में बी वाउंड अप, द एलएलपी डिसाइडेड दैट एलएलपी वाउंड अप बाय द ट्रिप, एलएलपी खुद ही चाह रही है हमारे को वाइंड अप कर दो। इफ फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो, 2 से कम पार्टनर हो गए, लेकिन उसमें 6 महीने मिलते हैं कि आप 2 से कम पार्टनर हो गए तो 6 महीने में बढ़ा लो, और आप नहीं बढ़ा पाए। इफ एनएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट, अब वो डेब्ट कब पे नहीं कर पाती है हम आपको यहाँ नीचे बताएंगे। यानी कब ये माना जाता है कि एलएलपी अपने डेब्ट्स पे नहीं कर सकती। इफ एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देखो देश की प्रभुता या उसके संप्रभुता के अगेंस्ट में जाओगे, उसके इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में कोई काम करोगे तो छोड़ेंगे थोड़ी आपको। इफ द एलएलपी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ विद रजिस्ट्रार द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इन फॉर्म नंबर 8 या 11 जमा नहीं कराया, वो भी लगातार 5 साल तक, अरे 1-2 साल जमा नहीं कराया होता छोड़ देते, 5 साल से जमा नहीं करा रहे, अब ये तो ज्यादा हो गया। The tribunal is of the opinion that it is just an equitable, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि भैया बंद करना जरूरी है, बेटा ये अच्छे से पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां ऊपर हमने एक पॉइंट किया था कि अगर एलएलपी अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पाती तो भी उसका लिक्विडेशन होता है। कौन से केस ऐसे होते हैं जब ये माना जाता है कि एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स? देखो, पहला देखें, इफ अ क्रेडिटर टू whom LLP is indebted for amount exceeding 1 lakh has served on LLP causing it to be delivered at registered office by agreed registered post a demand requiring for LLP to pay its amount to due and the LLP has failed to pay such amount within 21 days after the receipt of demand or provide adequate security। थोड़ा लंबा प्रोसेस है आसान। यदि किसी क्रेडिटर का 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट ड्यू है और उस क्रेडिटर ने उस एलएलपी को नोटिस भी दिया, उस एलएलपी क्रेडिटर का 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट ड्यू है और उस क्रेडिटर ने बकायदा उस एलएलपी को नोटिस भी दिया कि भैया मुझे मेरा पैसा दे दो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा एलएलपी के रजिस्टर्ड एड्रेस पे, और 21 दिन का टाइम दिया कि भैया 21 दिन में मेरा पैसा, उसके बावजूद भी एलएलपी उसका पैसा भी नहीं दे रही, रीजन भी नहीं बता रही, कोई उसको सिक्योरिटी अवेलेबल करा देते, कुछ तो करते जिससे वो क्रेडिटर सेटिस्फाइड, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि एलएलपी पैसा नहीं चुका, अनेबल टू। क्योंकि देखो आप समझो, एलएलपी ने पैसा नहीं दिया, क्रेडिटर ने नोटिस दिया आपको, 21 दिन का टाइम भी दिया, नोटिस भी दिया, 21 दिन का टाइम भी दिया,
आप कुछ तो करते हैं, या तो आप उसका पैसा चुकाते हैं, या तो आप उसको रिप्लाई करते हैं कि भैया देख तेरा पैसा इसलिए नहीं चुका रहे, या आप उसको कोई सिक्योरिटी देते, आप कुछ भी नहीं करते तो इंटेंशनल हो गया। If any execution or other process is issued on a decree or order of any court or tribunal in favor of a creditor, LLP is returned unsatisfied. कोई कोर्ट का ऑर्डर था, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था क्रेडिटर के फेवर में जो पैसा देना था, लेकिन वो भी आपने सेटिस्फाई नहीं करा, यानी पैसा, अरे कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी पैसा नहीं चुका रहे। और अगर इसके अलावा ट्रिब्यूनल को कभी लगता है कि नहीं नहीं भैया ये तो लग रहा है ट्रिब्यूनल को कोई रीजन होगा कि एलएलपी अपना पैसा नहीं चुका पाएगी, तो उन तीनों केसेस में माना जाएगा दैट एलएलपी इज अनेबल टू पे डेट। और अगर एलएलपी एस लगता है ट्रिब्यूनल को, तो ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर सकती है। अब कैसे ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, कैसे ट्रिब्यूनल या एनसीएलटी डिसाइड करती है इस एलएलपी को वाइंड अप करना है, तो वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी जिसको हम ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलेंगे। और इस लिक्विडेटर का काम क्या है, सारी एसेट्स को रियलाइज करना और सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना। रिपोर्ट बाय लिक्विडेटर, लिक्विडेटर क्या करेगा, वेयर द ट्रिब्यूनल हैज मेड अ वाइंडिंग अप ऑर्डर, द लिक्विडेटर शैल विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ऑर्डर सबमिट टू द ट्रिब्यूनल अ रिपोर्ट कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर। जैसे ही ट्रिब्यूनल ने लिक्विडेटर वाइंडिंग अप ऑर्डर दिया, तो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, 60 दिनों में लिक्विडेटर एक रिपोर्ट बनाकर ट्रिब्यूनल को देगा। उस रिपोर्ट में क्या आएगा देखो, द नेचर एंड द डिटेल्स ऑफ एसेट, the nature and the details of the assets, cash balances in hand and in the bank, and if any marketable securities if held by the LLP। ये लिस्ट इसलिए बनाना जरूरी है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई ये लिस्ट क्यों बना रहे हैं, 60 दिनों में ये लिस्ट बनानी क्यों, आखिर क्यों बना रहे हो? तो ये लिस्ट बनाने के पीछे जो हमारा रीजन है, वो रीजन ये है कि ये जब लिस्ट एलएलपी, ये जो लिक्विडेटर है, जब उसको देगा ट्रिब्यूनल को, तो फिर ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि इसका वाइंडिंग अप करने के लिए कितने दिन का टाइम देना है। फिर ट्रिब्यूनल टाइम देगी कि भैया 4 महीने में कर देना, 6 महीने में। अब अगर मान लो ट्रिब्यूनल पहले बोलते 4 महीने में कर देना, अब उसकी एसेट्स इतनी सारी है, लाइबिलिटीज इतनी सारी है, 4 महीने में कैसे होगा? इसीलिए हमने बोला लिक्विडेटर को कि भैया तू पहले 60 दिन में हमको एक लिस्ट बना कर दे, जिसमें क्या क्या आएगा, डिटेल्स ऑफ एसेट्स, कैश बैलेंसेस, बैंक बैलेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द पार्टनर्स, कोई अगर है तो, existing and contingent liabilities, debts due to the LLP, guarantees given by the LLP, list of the partners and duties if any payable, debt अगर कोई भी पार्टनर्स है उनकी लिस्ट और उनके द्वारा जो भी ड्यूज वगैरह चुकाने हैं, डिटेल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, डिटेल्स ऑफ सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जॉइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशंस, डिटेल्स ऑफ अदर एलएलपीज और कंपनीज इन which LLP has any stake, अगर इस LLP का दूसरी LLP में कोई हिस्सा है, डिटेल्स ऑफ लीगल केसेस फाइल्ड, details of the properties, assets, books or records or other documents, scheme of revival or rehabilitation अगर कोई पास हुई है पहले कभी तो, and any other information which tribunal में डायरेक्ट और लिक्विडेटर में कंसिडर नेसेसरी। ये सब चीजें उठाकर आपको जो है एक लिस्ट बनाकर देनी है। मेन पर्पस हमारा जो मुद्दा है बस इतना सा है कि ये सब आरओसी के और ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, अकॉर्डिंगली ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। अब अच्छी बात मालूम है क्या, अच्छी बात ये है कि इसके आगे का जो प्रोसेस है वो उन्होंने दिया भी नहीं और आपके काम का भी नहीं, ठीक है। नाउ विसिल ब्लोइंग, विसिल ब्लोइंग क्या मतलब होता है, विसिल ब्लोइंग का मतलब होता है सीटी मारना। अरे अब यहाँ सीटी मारना अच्छी बात नहीं है भाई। सीटी मारने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ सीटी मारने का मतलब ये है कि सीटी दो केस में मारी जाती है, एक तो वो छिछोरे लोग मारते हैं वो नहीं, एक वो चौकीदार मारता है अलर्ट करने के लिए, या पुलिस वाले कभी सीटी मारते हैं ना अलर्ट होने के लिए, रुको भाई, ये वो वाली सिटी है, राइट। कोई अगर कंपनी में एलएलपी में गलत हो रहा है उसके लिए, तो देखो, द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी leviable against any partner or employee of LLP if it is satisfied that such partner or employee of LLP has provided useful information during investigation, or when an information given by any partner or employee leads to LLP or any of partner or employee of such LLP being convicted। कई बार क्या ना, देखो वो पिक्चरों में सुना होगा ना आपने कभी, आप सरकारी गवाह बन जाओ, हम अदालत से आपकी सजा को कम कराने की गुजारिश करेंगे, ये वैसा ही है। यदि मान लीजिए कोई भी एलएलपी का कोई भी पार्टनर जो है या एम्प्लॉय है, वो एलएलपी के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे कि एलएलपी का इन्वेस्टिगेशन हम ढंग से कर सके सरकार को, या फिर उसके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एलएलपी के ऊपर कार्रवाई की गई, मतलब उसने ऐसी जानकारी दी कि एलएलपी में गड़बड़ है या जो भी, और उसके आधार पर एलएलपी के ऊपर कार्रवाई की गई,
भैया कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है वो उस व्यक्ति पे लगने वाली पेनल्टी को या सजा को कम कर सकता है। नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी एलएलपी में बी डिस्चार्ज्ड, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटन्ड, harassed in any other manner discriminated against the terms and condition of LLP। अगर कोई भी एम्प्लॉय या पार्टनर एलएलपी का कोई इंफॉर्मेशन देता है एलएलपी के बारे में, तो इस तरह की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि इलीगल है और कंपनी फॉर्म में कुछ चल रहा है, अब तो ऐसे केस में उस जो बाकी पार्टनर्स या एलएलपी हो सकता है उस एम्प्लॉय या पार्टनर को डराए, धमकाए, थ्रेटन करे, हैरास करे, या उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन अपॉइंटमेंट की उसमें कुछ गड़बड़ करे, या उसके अगेंस्ट में जाकर अगर उसे कुछ वो करे, तो ऐसे केस में ये अलाउड नहीं है। ऐसा होगा, देखो आज एलएलपी में 4 पार्टनर है और एम्प्लॉय है, किसी एम्प्लॉय ने एलएलपी में होने वाली किसी गलत चीज के बारे में आरओसी को बता दिया, तो ऐसे केस में यार एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं वो उसको डराएंगे, धमकाएंगे, हैरास करेंगे, या उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको उसको अपॉइंट करा उससे उससे डिमोट कर दिया, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बोला था प्रमोशन देंगे नहीं दे रहे, तो ऐसे केसेस में अगर ऐसा करा तो ये अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, राइट, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन दे दी इसीलिए नो, अगर ऐसा करा तो कोर्ट आपके ऊपर कार्रवाई करेगा, ऐसा किया ही नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल अबाउट एलएलपी। तो बहुत सारा हम लोगों ने पढ़ लिया आज। एलएलपी एक्ट हो गया हमारा, पार्टनरशिप एक्ट हो गया और कोड ऑफ वेजेस एक्ट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो अपने बाकी एक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। काफी सारे एक्ट्स हमारे पास रह गए, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और जैसे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है। डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।